छोड़ो, जाने दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ो। आ, छोड़ो, कोई है? मेरी मदद करो प्लीज। छोड़ो, जाने दो। प्लीज। सुनसान सड़क पर मूसलाधार बारिश के बीच कुछ गुंडे दुल्हन के जूड़े में सजी एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो लड़की लगातार मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी। पूरा माहौल काफी खौफनाक था। तभी उन गुंडों में से किसी एक ने उस लड़की के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। वो लड़की बारिश के कारण सड़क के किनारे कीचड़ से भरे गड्ढे के पास गिर गई। उसके हाथ में अपनी चूड़ियां उसके हाथों में चुभ गई। उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था। बारिश में भीगी वो लड़की अपनी लाल आंखों से उन गुंडों को घबराए हुए देख रही थी। प्लीज, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अपना मुंह बंद कर। दोबारा अपना मुंह खोला ना तो याद रख, यहीं दफन कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? उस लड़की की रिक्वेस्ट सुनकर उस गुंडे ने तुरंत ही उसका जबड़ा पकड़ लिया, जिसे देखकर वो काफी घबराई हुई थी। वो लड़की उन सभी गुंडों को देखकर डर से कांप रही थी। तभी एक गुंडे ने आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ते हुए ऊपर उठाने की कोशिश की, जिसे देखकर वो लड़की खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज, मेरे नजदीक मत आओ, दूर हो जाओ प्लीज, पीछे हटो, दूर हटो। वो लड़की डर से कांप रही थी। वो लोग उसे गलत तरीके से छू रहे थे। इस सुनसान सड़क पर इस बारिश के बीच कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। तभी एक गुंडे ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचने लगा, जिसे देखकर वो फिर से चिल्लाने वाली थी, पर उसने उसका मुंह अपने हाथ से दबोचकर बंद कर दिया। तब तक उस गुंडे के साथी भी उसके पास आए और फिर सड़क पर खड़ी उनकी गाड़ी में उस लड़की को जबरदस्ती धकेल दिया। वो सभी बारिश में भीग चुके थे और काफी खतरनाक लग रहे थे। वो उस लड़की की हालत देखकर उस पर हंसने लगे। आज रात मजा आ जाएगा। गाड़ी के अंदर गिरते ही उस लड़की के कंधे पर चोट आई, लेकिन वो गुंडे उसे बिना कोई मौका दिए एक साथ गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी तेज गति से वहां से निकल गई। ये देखकर माया खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगी। छोड़ दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? जाने दो मुझे। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है, मुझे जाने दो। वो उन सभी गुंडों से खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। तभी एक गुंडे ने उसका जबड़ा पकड़ा और दूसरे हाथ से गन निकालकर माया के सर पर रखते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, सुनाई नहीं दिया? मरना चाहती है क्या? अपना मुंह बंद कर, वरना कल का सूरज नहीं देख पाएगी। चुप रहेगी तो जिंदा बच पाएगी, समझी? 21 साल की माया उन गुंडों के पास हथियार देखकर एकदम सहम गई। वो अपना घर छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। उसने कई सपने देखे थे, पर पहले सिद्धार्थ का धोखा और अब ये अनजान गुंडे जो उसे कहाँ लेकर जा रहे थे उसे नहीं पता था। उसके साथ क्या करने वाले थे उसे ये भी नहीं पता था। बस हट्टे कट्टे खतरनाक गुंडों के बीच फंसी हुई खुद को बचाने की प्रार्थना करने लगी। उसे अब अपने घर छोड़ने का पछतावा हो रहा था। माया बिल्कुल चुप डरी सहमी उनके बीच बैठी थी कि कुछ ही देर में वो गाड़ी अचानक ही एक बड़े से बंगले के अंदर पहुंची। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन माया की जिंदगी उसे कहाँ लेकर आई थी उसे नहीं पता था। चल, जल्दी निकल। उन गुंडों ने गाड़ी से बाहर निकलते ही माया को भी उसके हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला, जिसे देखकर माया खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नहीं, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। माया खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी, लेकिन तभी एक गुंडा माया का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे हवेली के अंदर लेकर आया और अचानक ही उसे जमीन पर फेंक दिया। माया
जो शादी के जोड़े में थी। सर से लेकर पैर तक गहनों से लदी हुई थी। वो बारिश के कारण भीगने से सर्दी के मौसम के ओस की तरह बिल्कुल खूबसूरत दिख रही थी। उसने जब अपनी भीगी पलकों को ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने शादी का एक मंडप था। वो मंडप बेहद खूबसूरत था। वैसा मंडप हर लड़की अपने सपने में देखती थी। वहां सब कुछ काफी खूबसूरत था। पंडित जी मंडप के बीच बैठे हवन कुंड में अग्नि जला रहे थे, जिसे देखकर माया एक पल के लिए सन्न हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी जो गुंडे उसे लेकर आए थे, उनमें से एक ने आगे बढ़कर तेज आवाज में कहा, बॉस, आपका काम हो गया। आपकी दुल्हन मंडप में पहुंच चुकी है। उस गुंडे की आवाज सुनते ही माया अपने होश में आई और अब अपने भीगे हुए कपड़ों को संभालते हुए खड़ी हुई। तभी उस मंडप से कुछ दूर एक सीढ़ी, जो कि ऊपर कॉरिडोर की तरफ जाती थी, वहां से सहरा बंधे लाल रंग के शेरवानी में एक आदमी नीचे उतर कर आया। माया उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन कद काठी में वो काफी लंबा चौड़ा था, जिसे देखकर माया पीछे हटने लगी। और फिर वो अचानक वहां से भागने के लिए पीछे मुड़ी, पर तभी उसने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और आसपास ढेरों गुंडे थे। वो सब किसी जल्लाद से कम नहीं दिख रहे थे, जिसे देखते ही माया के कदम जो बढ़ने वाले थे वो वहीं रुक गए। माया अपने सामने उस बंद दरवाजे को देख रही थी कि तभी एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मंडप की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर माया अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में उसे नोचने खनोचने लगी, उस पर चीखने चिल्लाने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करनी शादी, जाने दो मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी। माया उस गुंडे के साथ खींचते हुए मंडप में गई, पर फिर अचानक ही उसने मंडप से एक लकड़ी का छोटा टुकड़ा उठाकर उस गुंडे के सर पे दे मारा और वो गुंडा अचानक ही कुछ कदम पीछे हट गया। तभी माया ने हवन कुंड में जल रही लकड़ियों में से एक लकड़ी के सिरे को पकड़कर अपने हाथ में ले लिया। वो लकड़ी एक तरफ से जल रही थी, जिसे उन सबको दिखाकर माया ने घबराते हुए कहा, खबरदार, जो अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं सबको मार दूंगी, मैं मार दूंगी सबको। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो, अच्छा नहीं होगा। माया उन सबको डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद अंदर से कांप रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी इस कोशिश का कोई फायदा होगा या नहीं, या फिर वो और मुसीबत में फंसने वाली थी। पर वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती थी? उसका दिल तो अभी टूटा था। उसके बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ ने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला था, उसकी जिंदगी को मजाक बना दिया था। तो अब वो किसी और को अपनी जिंदगी का मजाक कैसे बनाने दे सकती थी? माया अपने हाथ में उस जलती हुई लकड़ी को दिखाकर उन सबको डराने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक ही किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए उसके हाथ से लकड़ी छीन ली। माया को सहरा बंधे उस दूल्हे ने जकड़ रखा था, जिसे देखकर माया अपने आप को छुड़ाने लग गई। छोड़ो मुझे, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे जाने दो। माया की इतनी कोशिशों के बावजूद उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस माया के दोनों हाथों को पकड़े चुपचाप अपने सहरे में खड़ा था। उसे देखकर माया रोए जा रही थी कि तभी माया के कानों में एक औरत की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। माया बेटा, माँ, माँ। माया जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने अपनी मां को एक कुर्सी पर बंधा हुआ देखा। उनके सर से खून बह रहा था, होठों के किनारे पर काफी खून था, हाथ पैरों में चोट के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे। उसकी मां की हालत काफी खराब लग रही थी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देख रही थी। माँ, आप। माया अपना हाथ छुड़ाकर अपनी मां की तरफ दौड़ पड़ी। वहीं उस आदमी ने भी माया का हाथ इस बार बहुत ही आसानी से जाने दिया। माँ,
ठीक है ना? आपके साथ ये सब किसने किया? और आप यहाँ पे कैसे आई? आपको ज्यादा चोट आई है? क्या हुआ बताइए ना, आपके साथ क्या हुआ है, क्या किया? माया अपनी माँ को चारों तरफ से देखकर उनके चोट का अंदाजा लगाने लगी। वो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा गई थी। अब बात सिर्फ उसकी नहीं थी, उसकी माँ की भी थी। तभी उसकी माँ ने अपनी आंखों में आंसू लेकर उसे देखते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, ये लोग बहुत खतरनाक है। मैं शाम को बाजार गई थी और इन लोगों ने मुझे वहां से अचानक ही किडनैप कर लिया। मुझे बहुत मारा बेटा, बहुत मारा मुझे। बचा ले बेटा। इन लोगों ने तेरे पापा और तेरे भाई को भी घर में कैद कर रखा है। वो दोनों घर में कैद है। हम किसी को नहीं बता सकते। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। माँ, माँ, आप चिंता मत कीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। माया अपनी माँ के हाथ पैर से रस्सियां खोलने लगी। वे कुर्सी पर काफी मजबूती से बंधी हुई थी कि तभी अचानक एक आदमी ने माया की माँ के सर पर बंदूक रखते हुए माया से कहा, हमारे पास वक्त बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। अगर तू चाहती है कि तेरी माँ, तेरा बाप और तेरा भाई जिंदा रहे, तो चुपचाप जाकर मंडप में बैठ जा। इसी में तेरी और तेरे परिवार की भलाई है, वरना। दूर हो जाओ मेरी माँ से। मैं कोई शादी नहीं करूंगी। वो उससे झगड़ने लगी थी, जिसे देखकर कुछ और गुंडे उसके पास आए ताकि माया को कंट्रोल कर सके। लेकिन माया किसी के भी काबू में आने वाली नहीं थी। वो बस अपनी कोशिश में लगी थी कि तभी जिस आदमी के हाथ में गन थी, उसने माया की माँ की तरफ गोली चला दी, जिसे देखते ही माया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक पल के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे आसपास की सारी दुनिया ही रुक गई हो और माया बस अपनी माँ को खोने वाली थी। माया के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी, पर वो गोली माया की माँ के करीब से होकर गुजर गई, जिसे देखते ही माया अंदर से कांपने लगी। जरा सी गलती से उसकी माँ की जान जा सकती थी। तभी उस गुंडे ने माया को जबड़े से पकड़कर उसे धमकाते हुए कहा, देख, इस बार निशाना चूक गया, पर अगली बार चूकेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चल मंडप में बैठ। इतना कहकर उस आदमी ने माया को मंडप की तरफ धक्का दिया, जिसे देखकर माया भी अब बेजान सी मंडप की तरफ चली गई। तभी माया की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी जान की चिंता मत कर। तू मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। माया, रुक जा बेटा, भाग जा, यहाँ से भाग जा बेटा। माया की माँ अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी को वहां से भागने के लिए कह रही थी। लेकिन माया अपनी माँ को अकेले छोड़कर कहाँ जा सकती थी और कैसे? गुंडों ने माया को जबरदस्ती लाकर मंडप में बिठाया। वहीं सेहरा पहने जो आदमी अब तक खड़ा था, वो भी माया के बगल में आकर बैठ गया। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उन गुंडों को देखकर लग रहा था कि उसने पहले ही सारी प्लानिंग बना ली थी। पंडित जी भी थोड़े डरे हुए से लग रहे थे। मंडप में दूल्हा दुल्हन के आते ही पंडित जी मंत्रों को पढ़ने लगे। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जिसे देखकर माया समझ गई कि पंडित जी भी शादी नहीं करवाना चाहते थे और उन्हें भी जबरदस्ती लेकर आया गया था। उसे नहीं पता था कि ये शादी क्यों हो रही थी, उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया गया, और वो इंसान कौन था। बस उसे अपनी माँ और अपना परिवार दिख रहा था, जिनकी जान खतरे में थी। वहां जो गुंडे थे वो किसी की भी जान ले सकते थे। माया अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी पंडित जी ने उन दोनों को वरमाला के लिए खड़ा किया। माया काफी घबराई हुई थी। उसने डरते हुए उस आदमी को वरमाला पहनाया और फिर कुछ ही पल में उनके फेरे शुरू हो गए। माया को चोट लगी थी, उसे चलने में तकलीफ हो रही थी।
उसके लहंगे से अब भी पानी टपक रहा था, लेकिन किसी को भी किसी भी बात की परवाह नहीं थी। बस वहां सबका एक ही मकसद लग रहा था कि किसी भी तरह से माया की शादी हो जाए। जैसे ही आखिरी फेरा हुआ, पंडित जी ने दूल्हे की तरफ सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाया, जिसके अगले ही पल माया की मांग में किसी अजनबी के नाम का सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, जिसे देखते ही माया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू किसी बरसात की तरह बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब कहाँ जाने वाली थी। वहीं कुर्सी पर बैठी माया की माँ, जो अब तक रो रही थी, चिल्ला रही थी, माया को भागने के लिए कह रही थी, अचानक ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखों में चमक आ गई और दूल्हा शादी के बाद अचानक ही मंडप से उठकर कहीं चला गया। माया मंडप में बैठी अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वो अब किसी की पत्नी थी, पर किसकी उसे नहीं पता था। उसका दूल्हा शादी के बाद मंडप में उसे छोड़कर जा चुका था। वो अकेले मंडप में बैठी थी। तभी मंडप के पास एक गुंडा आया और उसने अपनी कर्कश आवाज में माया से कहा, उठो, चलो हमारे साथ। माया बेसुध सी अपनी जगह पर बैठी थी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे उठाया और वहां से कहीं लेकर जाने लगा। तभी माया की नजर अपनी मां पर पड़ी, जिसने माया को देखते ही तुरंत फिर से अपना वही बेबस और लाचार चेहरा बना लिया। अपनी मां को ऐसे देखकर माया छटपटाने लगी। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। प्लीज, शादी हो गई है ना, अब मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया है। प्लीज मुझे जाने दो। चुप करके हमारे साथ चल, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, चल। वो आदमी माया को खींचते हुए अपने साथ लेकर उस बड़ी सी हवेली के कमरे में लाया और उसने अचानक ही माया को कमरे के अंदर धक्का देते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, जिसे देखते ही माया उठकर दरवाजे के पास आई और चीखते हुए दरवाजा पीटने लगी। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाने दो। मुझे माँ के पास जाना है। शादी हो गई है ना, तो अब मुझे यहाँ पे क्यों कैद करके रखा है? जाने दो मुझे यहाँ से, खोलो। माया के हाथ से पहले ही खून बह रहा था और अब दरवाजे पर ऐसे हाथ मारने से उसकी काफी सारी चूड़ियां टूटकर उसके ही हाथों में चुभ गई थी। लेकिन माया लगातार दरवाजे पर अपना हाथ मार रही थी। काफी देर तक हाथ मारने के बाद माया वहीं बेजान होकर एकदम से जमीन पर गिर गई। वो कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत था। वहां काफी बड़ा बेड था, सोफा था और सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन माया जमीन पर बैठी अपनी हालत देख रही थी। वो दुल्हन बनना चाहती थी। वो दुल्हन बनी भी थी, पर वैसे नहीं जैसे वो चाहती थी। जिसके बारे में सोचते ही माया ने रोते हुए खुद से कहा, सॉरी सॉरी मम्मी पापा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं सिद्धार्थ की बातें मानकर घर छोड़कर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माया अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए पुराने दिनों में खो गई, जब उसकी पहली बार सिद्धार्थ से मुलाकात हुई थी, जब उनमें प्यार हुआ था, जब उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब से 2 साल पहले माया सुबह सुबह उठकर अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने अपने बैग को पैक करते हुए किचन की तरफ देखकर अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ, लंच पैक हो गया क्या? मुझे देर हो रही है। आज मैं फिर से कॉलेज के लिए लेट नहीं होना चाहती। कल प्रोफेसर से बहुत डांट पड़ी थी। माया अपने माता पिता और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके घर में 2 कमरे थे, एक छोटी सी रसोई थी। उसकी माँ कावेरी काफी शातिर और लालची किस्म की औरत थी। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था, पर उसके पति की थोड़ी सी तनख्वाह में उनके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही चलता था। वहीं उसके पिता बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे इंसान थे। जितनी तनख्वाह मिलती उतनी ही अपनी पत्नी के हाथ में रखते थे।
और बदले में उनकी पत्नी उन्हें ढेर ताने देती। इसके अलावा माया का छोटा भाई फिलहाल तो स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि उसे ब्लड कैंसर था जिसका इलाज चल रहा था। इसीलिए घर खर्च के ज्यादा से ज्यादा पैसे उसके इलाज में ही चले जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी तंगी का सामना करना पड़ रहा था। और माया ने अपने परिवार के माहौल को देखकर फैसला कर लिया था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, अपने परिवार का सहारा बनेगी। माँ, माँ लंच पैक हो गया क्या? माया ने अपने बैग को अपने कंधे पर रखते हुए कहा। तभी रसोई में उसके पिता रामप्रसाद की आवाज आई। हो गया, आ रहा है तुम्हारा लंच। माया के पिता अपने हाथों में माया का लंच लेकर बाहर आए, जिसे देखते ही माया ने हैरान होकर पूछा, पापा आप मेरा लंच लेकर क्यों आ रहे हैं? माँ कहाँ गई? माया के सवाल पर उसके पिता ने अपना मुंह बनाकर कहा, तू तो जानती है तेरी माँ कैसी है, अब तक सो रही है। तो चिंता मत कर, तू जा कॉलेज, वरना तुझे देर हो जाएगी। जी पापा। माया अपने पापा से अपना लंच लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। उसने कॉलेज जाने के लिए बस ली और कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के बाहर जैसे ही बस रुकी और माया बाहर आई, वहां से आने जाने वाले सभी लड़के लड़कियों की नजरें माया की तरफ मुड़ गईं। माया भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी सुंदरता किसी अप्सरा से भी बढ़कर थी। उसकी वो झील सी नीली आंखें, काले रेशमी लहलहाते हुए लंबी जुल्फें, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी और मुलायम होठ, सुराईदार गर्दन, उसका खिलता हुआ चेहरा और उसका परफेक्ट फिगर न सिर्फ लड़कों को अपनी तरफ खींचता था, पर लड़कियां भी माया के साथ ही रहना पसंद करती थी, ताकि माया के साथ रहकर कोई लड़का उन पर भी नजरें डाल सके। तभी कॉलेज के अंदर से एक बड़ी सी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आई, जिसे देखते ही कॉलेज की सारी लड़कियां जो अब तक माया को देख रही थी, वो अब उस तरफ दौड़ पड़ी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आ गया, अरे चलो चलो उसे देखते हैं, चलो। सारी लड़कियां दौड़ते हुए उस स्पोर्ट्स कार की तरफ गई और उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुला और एक काफी लंबा और मुस्कुराता हुआ लड़का बाहर निकला। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी घड़ी सब बहुत महंगे लग रहे थे। उसने अपने बालों को जेल से सेट कर रखा था और चेहरे पर कलरफुल चश्मा लगाए वो अपने आसपास जमा लड़कियों की उस भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से निकला जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। वही सारी लड़कियां उसकी अदा को देखकर खुशी के मारे उसका नाम चिल्लाने लगी। वो लड़कियां सिद्धार्थ के पीछे पीछे दौड़ रही थीं, ताकि सिद्धार्थ उन्हें एक नजर देख सके। इधर माया पूरे भीड़ को नजरअंदाज करते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक एक लड़के ने माया के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय माया, कैसी हो? लेकिन माया उसे इग्नोर करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। ऐसा हमेशा होता था। लड़के और लड़कियां माया से बात करने की अपनी पूरी कोशिश करते थे, लेकिन माया की नजर सिर्फ उसकी किताबों पर होती। वो चुपचाप से अपनी क्लास में आ गई और सबसे आगे के बेंच पर बैठ गई। वहीं उसका पूरा क्लासरूम, जहां अभी शोर शराबा था, माया के आते ही बिल्कुल शांत हो गया। सभी माया की खूबसूरती में डूब गए और माया अपनी किताबों को अपनी नजरों के सामने खोले उनमें डूब गई। वहीं सिद्धार्थ भी उसी क्लास में आया। उसके आते ही सारी लड़कियां अपना सारा काम छोड़कर सिद्धार्थ के पास बैठकर उसे निहारने लगी। कुछ देर में प्रोफेसर आए और उन्होंने लेक्चर दिया और फिर चले गए। जिनके जाते ही सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम से बाहर आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर सारी लड़कियां दूर से ही आह भर रही थीं। क्लास में सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। सब फ्री पीरियड एंजॉय कर रहे थे और माया अपने बैग से एक वाइट पेपर निकालकर उस पर स्केच करने लगी। माया दूसरों की बात करने से ज्यादा अकेले बैठकर स्केच करना पसंद करती थी। उसे स्केच करना बहुत अच्छा लगता था। माया अपनी जुल्फों को अपने हाथों में समेटे हुए अपने स्केच को बड़े ध्यान से बना रही थी। तभी उसकी दोस्त पूजा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ओ हेलो मैडम, पूरा दिन इसी में बिताना है क्या? चलो ना, कैंटीन से कुछ खाकर आते हैं। पूजा मैम, माया ने स्केच पर से अपना हाथ हटाया ही था कि अचानक हवा के कारण उसका स्केच उसकी बेंच से उड़ गया, जिसे देखते ही माया सब कुछ भूलकर
बस उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। पर वो पेपर उड़ता हुआ अचानक ही क्लास के बाहर खड़े सिद्धार्थ के चेहरे पर चला गया। जिस बात से अनजान माया उसके पास आई और सिद्धार्थ के हाथ से उस पेपर को लेकर शर्मिंदा होते हुए कहा, वो गलती से, सॉरी। माया ने अपनी झुकी हुई नजरों को उठाकर जैसे ही सिद्धार्थ को देखा, उसकी नजरें सिद्धार्थ से मिल गईं। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आज तक उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर ध्यान भी नहीं दिया था। माया जिसे पढ़ाई से प्यार था और सिद्धार्थ जो लड़कियों के बीच घिरा रहता था, उन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बेहद अलग थी। पर आज उन दोनों की दुनिया जैसे एक होने लगी थी। माया सिद्धार्थ को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर वहां से तुरंत ही जाने लगी, पर तभी सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता है तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है? आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा, माया ने धीमी आवाज में कहा। तभी सिद्धार्थ ने उसकी घबराहट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, पर कैंटीन चलकर तुम मेरे साथ कॉफी पी सकती हो। देखो, अगर तुमने कॉफी पी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सिद्धार्थ के पूछते ही वहां आसपास जो लड़कियां खड़ी थी वो माया से जलने लगी। वहीं माया भी अपनी गलती की वजह से शर्मिंदा थी, तो उसने सिद्धार्थ की बात मान ली। वो दोनों कैंटीन गए। वहां पर कुछ देर एक दूसरे से बात करते हुए वो एक दूसरे के दोस्त बन गए और फिर तो मिलना जुलना बढ़ने लगा। पर फिर एक दिन माया कॉलेज नहीं आई, जिसके अगले ही दिन सिद्धार्थ ने माया के लिए परेशान होकर उससे पूछा, माया क्या हुआ? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पूजा ने बताया कि तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सिद्धार्थ के पूछते ही माया उसके सामने टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ, मेरे भाई को ब्लड कैंसर है। मेरे घर में पैसों की कमी है, इसलिए मैं कल जॉब ढूंढने गई थी। मैं ऐसे ही अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। माया को इतना परेशान देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपने गले लगा लिया। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी शॉप पर एक जॉब दिलवा देता हूँ। तुम वहां पर अपना काम करना और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिद्धार्थ की इस बात ने माया का दिल जीत लिया था। सिद्धार्थ ने उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, पर वो उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था। माया सिद्धार्थ की ज्वेलरी शॉप में काम करने लगी और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते को देखते ही देखते कब 2 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। माया जो सबसे दूर रहती थी, वो अब अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सिद्धार्थ के साथ ही बिताने लगी। यहां तक कि वो अपनी पढ़ाई भी भूल गई। वो कॉलेज तो आती, पर क्लास में न जाकर सिद्धार्थ के साथ कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में बैठे रहती, उससे बातें करती। सिद्धार्थ, तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी जिंदगी में भी कभी प्यार आ सकता है, पर तुमने सब कुछ बदल दिया। माया कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में बैठी थी और सिद्धार्थ उसकी गोद में अपना सर रखकर लेटा था। माया हल्के हाथ से उसके बाल सहला रही थी कि तभी सिद्धार्थ कुछ सोचकर एकदम से उठकर बैठ गया। अच्छा माया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इसका जवाब सिर्फ हाँ में देना है। सिद्धार्थ की इन बातों को सुनकर माया कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चलो उठो उठो, जल्दी उठो, अपनी आंखें बंद करो। सिद्धार्थ ने माया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फिर उसकी आंखें बंद कर दी। माया थोड़ी घबराई हुई थी कि सिद्धार्थ उससे क्या कहना चाहता था, पर तभी उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी, माया, विल यू मैरी मी? माया के कानों में जैसे ही सिद्धार्थ के शब्द पड़े, उसने अपनी आंखों को हैरानी से खोल दिया। पर सिद्धार्थ को अपने सामने घुटने के बल बैठे अपने हाथों में एक रिंग लिए देखकर माया के होश उड़ गए। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सिद्धार्थ उसे शादी के लिए इतनी जल्दी प्रपोज कर देगा। सिद्धार्थ, ये सब तुम? माया को शब्द नहीं मिल रहे थे कि वो क्या कहे। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे कल सुबह ही शादी करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माया जो सिद्धार्थ के प्यार में पागल थी, उसे एकदम से ही अपने परिवार का ख्याल आया। तुम जानते हो मेरी फैमिली की क्या हालत है, और ऐसे में शादी, मैं उन्हें मैं कैसे समझाऊंगी? माया को उसकी फैमिली की चिंता हो रही थी।
तभी सिद्धार्थ ने खड़े होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हम कल कोर्ट मैरिज करेंगे और फिर जब सही वक्त आएगा तब हम तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली को बता देंगे। सिद्धार्थ की इन बातों को सुनकर भी माया परेशान थी। तभी सिद्धार्थ ने अब थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? खुद से भी ज्यादा। माया इतना कहकर सिद्धार्थ के गले लग गई, जिसे देखकर सिद्धार्थ काफी खुश था। और अगले ही दिन माया ने सुबह सबके उठने से पहले एक लेटर लिखकर अपने कमरे में अपने परिवार के लिए छोड़ दिया, जिसमें उसने अपनी शादी की सारी बात लिख दी थी। और फिर सिद्धार्थ के दिए शादी के जोड़े को पहनकर वहां से रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए निकल गई। वो जब वहां करीब सुबह के 10 बजे पहुंची तो सिद्धार्थ गायब था। उसने सिद्धार्थ को काफी कॉल किए, लेकिन सिद्धार्थ का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। और फिर अचानक ही उसके पास सिद्धार्थ का एक मैसेज आया, सॉरी माया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने शादी के बारे में बस यूं ही कह दिया था। तुम तो जानते ही हो कि मैं लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूं, लेकिन एक ही लड़की के साथ पूरी लाइफ, नो वे। माया सिद्धार्थ का ये मैसेज देखते ही अंदर से टूट गई। माया को सिद्धार्थ का मैसेज मिल चुका था। वो पढ़ चुकी थी कि सिद्धार्थ ने सिर्फ उसके साथ मजाक किया था। उसने शादी के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस बुलाकर उसे धोखा दिया था। लेकिन माया इस बात को मान ही नहीं पा रही थी। नहीं, नहीं सिद्धार्थ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। माया रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने खड़ी बेचैन होने लगी कि तभी उसे एक दर्द का एहसास हुआ और अचानक ही उसकी आंख खुल गई। तब उसे पता चला कि वो सपना देख रही थी। वो अभी भी उसी कमरे में थी जहां उन लोगों ने उसे कैद किया था। माया जमीन पर बैठे बैठे रोते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। और अब जैसे ही उसकी नींद खुली तो वो फिर दोबारा उठकर दरवाजे के पास आई। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। माया ने जैसे ही दरवाजे को पकड़कर खींचना चाहा, वो दरवाजा एकदम से खुल गया, जिसे देखकर माया हड़बड़ी में बाहर आई। वहां कोई भी गुंडा नजर नहीं आ रहा था। वो उस हवेली के कॉरिडोर में थी, पर जैसे ही वो आगे बढ़ी उसने देखा कि हवेली के हॉल में कुछ लोग एक जैसे कपड़े पहने काम कर रहे थे। वहां सफाई चल रही थी। माया उन सब चीजों को देखकर काफी हैरान थी कि तभी अचानक वो कॉरिडोर से गुजरने वाली एक लड़की से टकरा गई। उसने भी बाकियों के जैसे ही कपड़े पहने थे, जिसे देखते ही माया ने घबरा कर कहा, सॉरी 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 सॉरी। माया काफी घबराई हुई थी। तभी उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, सॉरी मैडम, आपको कुछ चाहिए? उस लड़की के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर माया ने सोचते हुए पूछा, ये किसका घर है और मेरी माँ कहाँ है? सॉरी। वो लड़की माया की कोई बात नहीं समझ पाई। फिर उसने मुस्कुराकर माया को समझाते हुए कहा, मैडम ये कोई घर नहीं है, ये होटल है, और आपकी माँ मुझे नहीं पता। माया को उस लड़की की बात समझ नहीं आई। कल ही तो उसकी यहाँ पर शादी हुई थी, उसकी माँ भी यही थी, और वो गुंडे, वो शेरवानी वाला इंसान जिससे उसकी शादी हुई थी, वो सब तो यहीं पर थे। पर अब वहां पर कोई नहीं था। उसने अपनी माँ के लिए परेशान होकर उस लड़की से पूछा, पर कल यहाँ पर शादी हुई थी और यहाँ पर कुछ लोग थे, उन लोगों ने मेरी माँ को पकड़ रखा था। सॉरी मैडम, पर कल पूरे दिन के लिए ये होटल बंद था। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। उस लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसकी नजर अपने गले पर पड़े मंगलसूत्र पर गई, जो सच था। फिर उसने अपने सिंदूर को देखा, सब कुछ सच था। तो फिर उसके सामने खड़ी लड़की उससे ऐसी बातें क्यों कर रही थी? माया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच्चाई थी और क्या सपना। वो अब लड़खड़ाते कदमों से वहां से दौड़ पड़ी। वो नीचे उतरकर होटल के बाहर निकली। तभी उसने देखा कि वो वाकई होटल था, कोई हवेली नहीं। ये देखकर माया बिना रुके वहां से दौड़ते हुए अपने घर के लिए निकल गई। उसके पास न पैसे थे और ना ही कुछ और। वो बस ऐसी हालत में अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। उसके हाथ में पहले ही चोट आई थी, अब उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे।
कंकड़ चुभ रहे थे, लेकिन वो बिना रुके बस दौड़े जा रही थी। काफी देर तक दौड़ते हुए आखिर वो अपने घर पहुंच गई। वो दरवाजे पर हांफते हुए पहुंची और फिर दरवाजा खोलकर अंदर आई। माँ, माँ, पापा, कहाँ हैं आप? माँ। माया जब अंदर आई तब उसने देखा कि उसकी माँ कुर्सी पर बैठी आराम से चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसके पिता और उसके भाई भी साथ में ही बैठे थे। लेकिन जैसे ही उसके पिता और उसके भाई ने माया को ऐसी हालत में देखा तो वो तुरंत दौड़कर उसके पास आए। माया, क्या हुआ बेटा? तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है? और तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना है? पापा, आप ठीक है ना? आप सब ठीक है ना? माया अपने पूरे परिवार को परेशान नजरों से देख रही थी, जिसकी ऐसी हालत देखकर उसके भाई और उसके पिता दोनों परेशान थे। तभी उसकी माँ जो चाय की चुस्कियां ले रही थी, उसने अपना कप सामने की टेबल पर रखते हुए कहा, कोई हालत नहीं बना रखी, आपकी बेटी की शादी हो गई है। माया की माँ की बात सुनकर काफी सब परेशान हो गए। माया भी खुद हैरान थी कि उसकी माँ ये कैसे बात कर रही थी। तभी उसके पिता ने माया की माँ से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? कल पूरी रात तुम गायब रही, सुबह आई तो खुशी से नाच रही थी। अरे मुझे रसोई के काम में लगा दिया और अब ये बकवास बातें। पैसे मिले हैं तुम्हारी लाडली के बदले। माया की माँ ने अपनी जगह खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने पर्स से एक नोटों का बंडल निकाला। ये देख रहे हो, पूरे 50 लाख। अरे इतनी कमाई तो तुम पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाए, जो एक रात में तुम्हारी बेटी की शादी के बदले मिले हैं। अपनी माँ की बातें सुनते ही माया, उसके पिता रामप्रसाद और उसका भाई तीनों हैरान रह गए। अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने हमारी बेटी को बेच दिया? रामप्रसाद काफी गुस्से में था। तभी उसकी पत्नी कावेरी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बेचा नहीं है, अच्छे घराने में शादी की है। तुमसे तो घर का खर्च चलाया नहीं जा रहा था और शादी के बदले ना पैसे नहीं मिला करते, पर इसके बदले मिले हैं। खुशकिस्मत समझो खुद को, इसकी शादी बहुत रईस इंसान से हुई है। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी बेटी राज करेगी वहां पे, राज। अरे भगवान से डरो कावेरी, भगवान से डरो, तुम्हारा अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रामप्रसाद ने लड़खड़ाती आवाज में गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर कावेरी ने अपना मुंह बनाकर जवाब दिया, अपना ये प्रवचन ना बंद करो, प्रवचन से पेट नहीं भरता, समझ में आई बात? खुद को तो 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं दे सकते और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। सबका भविष्य बना दिया है मैंने और आज नहीं तो कल इसकी शादी करवानी ही थी, सो मैंने करवा दी। पर मुझे शादी नहीं करनी थी माँ, मुझे शादी नहीं करनी थी। माया ने रोते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ ने उसके साथ ये सब किया। उसकी माँ ने उसे किसी अमीर इंसान के हाथों बेच दिया। उसने अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं कोई सामान नहीं हूं जिसे कोई बेच देगा और कोई खरीद लेगा। माया अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी कावेरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे धक्का देते हुए कहा, अंदर कहाँ जा रही है? तेरी शादी हो गई है और अब तू अपने ससुराल जा। आज उनके घर जाएगी, बहू बनकर रहेगी, तो ही तो कल हमें और भी पैसे मिलेंगे और भी बहुत फायदा होगा। चल जल्दी वापस लौट जा। कावेरी, ये तुम क्या कह रही हो? रामप्रसाद ने अपनी बेटी को संभालते हुए कहा। तभी कावेरी ने रामप्रसाद को पीछे हटाकर माया को घर से बाहर निकालकर धक्का देते हुए कहा, चली जा यहाँ से, उस आदमी के घर लौट जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरी शादी हो गई है और अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। कावेरी इतना कहकर दरवाजा बंद करने लगी। तभी माया ने दरवाजा पकड़कर रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ प्लीज, मैं आपसे नहीं जानती। जहाँ पर हमारी शादी हुई थी वो होटल था, वो कल रात को ही जा चुका है। प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी माँ, प्लीज मेरी बात सुनो। माया को रोते हुए देखकर उसकी माँ कावेरी ने
उस पर चिल्लाते हुए कहा, वाह, मैंने कुछ किया तो गलत हो गया, और कल खुद वो चिट्ठी छोड़कर भागी थी तब सही था। क्यों? मैं बुरी हूं और तू बहुत अच्छी है, हैं? तुझे पता भी है कि तेरे जाने के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ था? कावेरी की बातें सुनकर माया उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। तभी कावेरी ने उसे कल के बारे में बताया। माया जब वो लेटर लिखकर अपने घर से चली गई और कावेरी सुबह माया के कमरे में पहुंची, तभी उसे बिस्तर पर माया का लिखा हुआ लेटर मिल गया, जिसे पढ़ते ही कावेरी अपनी छाती पीट कर रोने लगी। हे भगवान, हे राम जी, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे हमें कौन से कर्मों की सजा दे रही है ये? अब मैं क्या करूं, हे भगवान। कावेरी के रोने की आवाज सुनकर रामप्रसाद और उसका बेटा दौड़ते हुए कमरे में आए। रामप्रसाद ने अपनी पत्नी के पास जाकर उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? अरे अपनी लाडली की ना करतूतें देखो, पता चल जाएगा कि क्या करके गई है वो। कावेरी ने इतना कहकर रामप्रसाद के मुंह पर वो लेटर फेंक दिया, जिसे पढ़ते ही रामप्रसाद भी एकदम से हैरान रह गया। तभी कावेरी उस लेटर को लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकलने लगी, जिसे देखकर रामप्रसाद ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वो घर लौट आएगी। घर लौट आएगी? मुंह काला करवाने के बाद घर लौट आएगी का क्या मतलब? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेन करूंगी, जिसके साथ वो भागी है। उसे सबक सिखाकर ही मैं चैन की सांस लूंगी। कावेरी इतना कहकर गुस्से में पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई और रामप्रसाद अपने बेटे को घर में अकेला नहीं छोड़ सकता था। यहाँ कावेरी जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंची, उसने वहां शोर मचाना शुरू कर दिया। साहब, 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 इंस्पेक्टर साहब, मदद कीजिए, एक दुखियारी माँ की। कावेरी को ऐसे रोता देखकर पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिसकर्मी उसे अजीब तरह से देखने लगे। तभी एक इंस्पेक्टर कावेरी के पास आया, उसे कुर्सी देकर उसे आराम से उस पर बिठाकर उससे पूछा, क्या हुआ मैडम, आप क्यों रो रही हैं, बताइए। उस इंस्पेक्टर के पूछते ही कावेरी ने तुरंत उसके हाथ में वो लेटर थमाते हुए कहा, ये देखिए ना, जाने कौन कमबख्त मेरी बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ लेके चला गया। अरे मेरी बेटी बहुत भोली है, उसे कुछ नहीं पता। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, उसे ढूंढ दीजिए, वरना पूरे समाज में ना हमारे परिवार की नाक कट जाएगी। सॉरी मैडम, पर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उस इंस्पेक्टर ने जब पूरे लेटर को ध्यान से पढ़ा तो उसे समझ में आ गया कि ये केस पुलिस के बस के बाहर का था। एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और ऐसे में पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे। मैडम, आपको घर जाकर अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। हम इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं करोगे? तुम्हें पैसे किस बात के मिलते हैं? मेरी बेटी मेरे लिए कितनी कीमती है, तुम्हें पता भी है। कावेरी उस इंस्पेक्टर से जिद करने लग गई और इंस्पेक्टर उसे मना करने लगा। जब कावेरी उससे नहीं समझी तो वो अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करने के लिए वहां से चला गया, जिसे जाते देख कावेरी बाकी के पुलिस वालों पर चिल्लाने लगी। तभी अचानक कावेरी का फोन बजा, जिसकी आवाज सुनकर कावेरी एक पल के लिए चुप हो गई और उसने अपना फोन उठाकर अपने कान के पास रखा। कुछ देर तक सामने वाले की बात सुनकर कावेरी ने अपना फोन बंद कर दिया और फिर इधर उधर देखने लगी। जब उसने देखा कि उस पर किसी की नजरें नहीं है, तब वो झटपट वहां से निकल गई। कावेरी की पूरी बात सुनकर माया अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को देख रही थी। माँ, माँ, मुझसे गलती हो गई। सिद्धार्थ, मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरी आंखों पर सिद्धार्थ के झूठे प्यार की पट्टी बंधी थी, पर अब मुझे समझ में आ गया है। मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी का क्या मतलब? अपने अमीर पति के घर जा, चल निकल यहाँ से। कावेरी ने माया को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं उनके लड़ने की आवाज को सुनकर आसपास पड़ोस की काफी औरतें घर के बाहर निकलकर उनके तमाशे को देख रही थी। कावेरी दरवाजा बंद करके खुश हो रही थी कि जैसे ही माया और उसके बीमार पति के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे अपने अमीर दामाद से और भी पैसे मिलेंगे, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी।
और यहाँ माया अपने घर के सामने खड़ी अपनी आंखों में आंसू लिए दरवाजे को देख रही थी, जो अब उसके लिए बंद हो चुका था। ये देखकर माया अब बेसुध हालत में अपने आप को जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से बस चल पड़ी। उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाने वाली थी उसे नहीं पता था। माया बिना सोचे समझे सड़क पर चली आई, जहां अनेक गाड़ियां आ जा रही थीं, पर वो उन सब की फिक्र किए बिना बस चलती जा रही थी। उसे किसी बात का होश नहीं था कि तभी अचानक वो एक गाड़ी के सामने आ गई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पर क्या यही माया की जिंदगी और कहानी का अंत था? चारों तरफ अंधेरा था, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए कावेरी की तेज आवाज आई। अब से तुझे तेरे पति के साथ ही रहना है। अरे तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, चली जा यहाँ से और फिर दोबारा लौटकर मत आना। कावेरी की आवाज आते ही माया, जिसकी आंखों के आगे अंधेरा था, उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। उसकी सांसें तेज चल रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। तभी उसे लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी, लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनते ही माया अब चारों तरफ देखने लगी। वो अस्पताल के बिस्तर पर थी, उसके सर पर पट्टी बंधी थी, हाथ पर जहां पहले जख्म था वहां भी अब पट्टी बंधी हुई थी। उसने कुछ देर पहले ही जो शादी का जोड़ा पहना था, अब उसकी जगह हॉस्पिटल का गाउन था, जिसे देखकर माया समझ नहीं पाई कि वो यहाँ कैसे पहुंची होगी। तभी उस अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला और एक जाना पहचाना सा इंसान अंदर आया। माया, तुझे होश आ गया? तू ठीक है ना? तू वहां सड़क पर कैसे पहुंची? माया अपनी दोस्त पूजा को देखते ही उसके गले लगकर रोने लगी, जिसे ऐसे रोते देख पूजा ने भी उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। पूजा अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर काफी घबराई हुई थी और माया इतने वक्त के बाद किसी अपने का साथ पाकर खुद को संभाल नहीं पाई। पूजा, पूजा, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माया बस रोए जा रही थी, जिसे देखकर पूजा को भी उसकी काफी चिंता हो रही थी। काफी देर तक रोने के बाद जब माया शांत हुई, तब पूजा उसे खुद से अलग करके उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगी। पर माया अभी भी सिसकियां ले रही थी, जिसे देखकर पूजा ने उसके लिए परेशान होते हुए पूछा, माया चुप हो जा और बता कि क्या हुआ? तू वहां सड़क पर दुल्हन के जोड़े में क्या कर रही थी और तूने सिद्धार्थ से शादी कर ली? बता, तू वहां अकेले क्या कर रही थी? तुझे पता है, मैं अपनी स्कूटी से वहां से गुजर रही थी, तभी मैंने तुझे वहां भीड़ के बीच में देखा। मैं तो घबरा गई कि तुझे पता नहीं क्या हो गया है और फिर लोगों की मदद से तुझे यहाँ लेकर आई। पर तुम शादी के जोड़े में, ये मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ये सब क्या है? पूजा अपनी फ्रेंड माया की हालत देखकर उसके लिए काफी परेशान थी। वहीं माया ने भी काफी वक्त बाद किसी के मुंह से अपने लिए ऐसी फिक्र भरी बातें सुनी थी, जिसे देखकर वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पर फिर उसने खुद को संभालते हुए पूजा को बताया, सिद्धार्थ वो बहुत घटिया है माया, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मुझे उसने कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस बुलाया था हमारी शादी के लिए और फिर मैसेज करके मुझसे कह दिया कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। वो सिर्फ लड़कियों के साथ घूम सकता है पर किसी से शादी नहीं कर सकता। सब कुछ झूठ था पूजा, उसका वादा, उसकी बातें, सब कुछ। माया सिद्धार्थ के बारे में बताते हुए एक बार फिर से रोने लगी, जिसे देखकर पूजा ने अब सिद्धार्थ के बारे में सोचते हुए गुस्से से कहा, उस जैसे लड़के होते ही ऐसे हैं। देखा नहीं कैसे लड़कियों के साथ घूमता है वो? हर हफ्ते लड़कियां बदलता है वो, जैसे कोई कपड़े हो।
मैंने कहा था तुझे कि उसके साथ मेलजोल अच्छा नहीं है, पर तू नहीं मानी। भूल जा, सब ठीक हो जाएगा माया, सब कुछ भूल जा। पूजा माया को समझ रही थी, पर तभी उसकी नजर माया की मांग में भरे सिंदूर पर पड़ी, जिसे देखकर पूजा ने माया को देखकर कंफ्यूजन में पूछा, माया, अगर सिद्धार्थ से तेरी शादी नहीं हुई तो फिर तेरे मांग में ये सिंदूर कहाँ से आया? क्या हुआ है तेरे साथ? पूजा के पूछते ही अब माया ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसकी किडनैपिंग हुई, कैसे उसकी शादी हुई और कैसे उसकी माँ ने उसकी कीमत लगा दी, जिस बारे में जानकर पूजा को काफी बड़ा धक्का लगा। वो पहले ही माया की माँ के बर्ताव को जानती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि माया की माँ उसके साथ ऐसा करेगी। पूजा, माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। वो चाहती है कि मैं उस अमीर आदमी के घर चली जाऊं, जो मुझे वहां मंडप में शादी के बाद छोड़कर चला गया, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं। माया की हालत देखकर पूजा उसके लिए काफी परेशान थी। जिसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वो मेंटली काफी टूट चुकी थी। कुछ ही घंटों में डॉक्टर ने माया को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद पूजा उसे अपने घर लेकर चली गई। पूजा यहाँ अपने परिवार से दूर किराए के एक फ्लैट में रहकर पढ़ाई करती थी। उसका कॉलेज यहीं पास में था और उसकी पूरी फैमिली गांव में रहा करती थी। माया ने अपने परिवार वालों को अपने बारे में कोई खबर नहीं दी थी, ना ही उन लोगों ने माया को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि माया की माँ के मुताबिक वो अपने ससुराल जा चुकी थी। पर उन्हें नहीं पता था कि माया के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ थी। माया अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसे पूजा के घर में आए 2 दिन हो चुके थे। पूजा उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन माया अपने साथ हुए उन सभी चीजों से उभर नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसके कान में पूजा की आवाज पड़ी, जो किचन में खड़ी किसी से बात कर रही थी। माँ, मैंने आपको कहा ना, मेरी दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं आ सकती। हाँ, मैं जानती हूँ कि दीदी की शादी में आना जरूरी है, वरना बड़े पापा को बुरा लगेगा, पर मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ दूं? पूजा फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, जिसकी आवाज सुनकर माया अब उठकर किचन में आई और उसने पूजा से पूछा, पूजा, तुम किससे बात कर रही हो? माया की आवाज सुनते ही पूजा ने अपना फोन ऑफ करके रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, कुछ खास नहीं, बस माँ का फोन आया था। वो मेरी कजन की शादी है ना, मैं उसकी शादी में नहीं जाना चाहती यार, और वो इसलिए थोड़ी सी नाराज हैं। पूजा के इस बहाने को सुनकर माया उसके पास आई और उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पूजा, तुझे मेरी वजह से सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू अपनी कजन की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तू काफी वक्त से इस दिन का इंतजार कर रही थी, और अब मेरी वजह से मैं ठीक हूं। तू शादी में चली जा। नहीं माया, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकती यार। तू अभी ठीक नहीं है और फिर मुझे तेरे साथ रहना है। पूजा ने माया को समझाया, लेकिन माया अपनी वजह से उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब मैं सोच रही हूं कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए। एग्जाम आने वाले हैं और सिद्धार्थ की वजह से मैंने अपनी स्टडी पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। मैं कल से ही कॉलेज जा रही हूँ, तो तू भी अपनी कजन की शादी के लिए चली जा। देख, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं पूरी जिंदगी उन सब चीजों के बारे में सोचकर बैठी नहीं रह सकती। मैं उन सब चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू रोज मुझे कॉल करेगी और अपने बारे में बताएगी। पूजा की इन बातों को सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी कि तभी अचानक पूजा के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसकी आवाज सुनकर पूजा दरवाजा खोलने के लिए किचन से बाहर आई। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था।
जो दिखने में डिलीवरी बॉय जैसा था। पर पूजा या माया ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तभी पूजा ने उस डिलीवरी बॉय को देखकर कंफ्यूजन में पूछा, जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैडम, क्या माया यहीं रहती है? डिलीवरी बॉय ने जैसे ही पूजा के घर के बाहर आकर माया के बारे में पूछा, पूजा और कमरे के अंदर खड़ी माया दोनों ही हैरान रह गईं। पूजा ने तुरंत ही उस डिलीवरी बॉय से पूछते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है हमारे घर से किसी ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। पूजा की बात खत्म होते ही उस डिलीवरी बॉय ने उसके सामने एक एनवेलप बढ़ा दिया। ये माया के लिए है। पूजा अपने हाथ में लिए उस एनवेलप को देख रही थी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो डिलीवरी बॉय तुरंत वहां से चला गया, जिसे देखकर पूजा ने उसे रुकने के लिए आवाज दी, लेकिन वो तेज कदमों से तुरंत ही चला गया। तभी माया पूजा के पास आई। पूजा, ये क्या है? माया काफी कंफ्यूज लग रही थी। तभी पूजा ने उस एनवेलप को माया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पता नहीं यार, पर तेरे लिए कुछ आया है। वो दोनों ही पूजा के घर पर माया के नाम का कोई एनवेलप आते देख परेशान थी, क्योंकि पूजा के अलावा कोई नहीं जानता था कि माया उसके घर में उसके साथ रह रही थी, और ऐसे में एक अनजान डिलीवरी बॉय का आकर एक एनवेलप देना काफी हैरानी की बात थी। माया ने जल्दी ही उस एनवेलप को खोला और अंदर देखने लगी। उस एनवेलप में एक सर्टिफिकेट था, जिसे देखते ही माया के होश उड़ गए। माया एक पल के लिए लड़खड़ा गई थी, जिसे देखकर पूजा ने उसे तुरंत पकड़ लिया। माया, क्या हुआ? तू ठीक है ना? माया के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए उस सर्टिफिकेट को देख रही थी, जिसे ऐसे देखकर पूजा ने तुरंत उसके हाथ से वो सर्टिफिकेट को ले लिया और उसे निहारने लगी। तभी माया वहां कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगी। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरी बुरी किस्मत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। वो शादी, वो जबरदस्ती की शादी जिसे मैं भूलने की कोशिश कर रही हूं, अब उसका सबूत ये मैरिज सर्टिफिकेट क्यों? आखिर वो आदमी चाहता क्या है? मुझसे जबरदस्ती शादी की और मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया, और अब ये सर्टिफिकेट। वो चाहता क्या है मुझसे? मैं तो उसे जानती भी नहीं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। ना मुझे उसका नाम पता है और ना ही ये पता है कि वो कौन है। तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? माया अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर बस रोए जा रही थी। तभी अचानक पूजा ने उस सर्टिफिकेट को देखकर माया से कहा, राजवीर राठौर, डॉक्टर राजवीर राठौर। क्या? माया पूजा की बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। तभी पूजा ने उस सर्टिफिकेट को माया के सामने करते हुए उससे कहा, जिसने तुझसे शादी की है उसका नाम डॉक्टर राजवीर राठौर है। भले उस आदमी ने तेरे साथ कुछ भी किया हो, पर ये सर्टिफिकेट भेजकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब हमारे पास उसका नाम है और इसके जरिए हम उसे ढूंढ सकते हैं। पूजा की बात सुनते ही माया ने तुरंत उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट लिया और देखने लगी। फिर अचानक ही माया ने कुछ सोचकर पूजा से कहा, पर पूजा, मैं तो ऐसे नाम के किसी इंसान को नहीं जानती। माया ठंडे दिमाग से काम ले। ये आदमी राजवीर राठौर जो भी है, उसने न सिर्फ तुझसे शादी की है, बल्कि वो तुझ पर नजर भी रख रहा है। तभी तो जब तेरी खुद की फैमिली वालों को नहीं पता कि तू मेरे घर में है, तब उसने ये एनवेलप मेरे घर भेजा। पूजा ने काफी गहराई से इस बारे में सोचते हुए माया से कहा, जिसकी बात सुनकर माया भी अब उस अनजान इंसान को लेकर परेशान थी। पर काफी देर तक सोचने के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और ना ही कोई बात समझ में आई। तब पूजा ने माया को समझाया, देख, मैं आज रात ही शादी के लिए निकल रही हूं और तू कल सुबह कॉलेज जाएगी, और जब तक मैं वापस नहीं आती ना, तब तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
कुछ दिन तू अपने काम को वक्त दे और जैसे ही शादी के बाद मैं वापस आऊंगी हम दोनों साथ मिलकर इस इंसान को ढूंढेंगे, ठीक है? पूजा की बात सुनकर माया इस बात के लिए मान गई और कुछ ही देर में पूजा अपना सामान पैक करके वहां से अपनी कजन की शादी के लिए चली गई और माया भी कॉलेज जाने की तैयारी में लग गई। सुबह होते ही माया पहले की तरह कॉलेज के लिए तैयार हुई और तुरंत वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि कोई था जो 24 घंटे उसका पीछा कर रहा था, उसकी तस्वीर खींच रहा था। माया कुछ ही देर में कॉलेज पहुंची। सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे अजीब तरह से देख रहे थे। वो क्लास में गई और चुपचाप अकेले बैठ गई। इस वक्त वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी, न ही किसी और ने उससे कुछ पूछा। कॉलेज की पहली क्लास खाली थी, जिस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स मौज मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे और माया चुपचाप बैठी थी। पर जैसे ही कॉलेज का सेकंड क्लास शुरू हुआ, अचानक ही माया के कान में एक लड़की की आवाज पड़ी। यार, मैंने सुना है वो जो नए प्रोफेसर आ रहे हैं ना, वो बहुत हैंडसम है यार। हाँ, वो कुछ ही टाइम के लिए आ रहे हैं। मैंने सुना है वो बहुत बड़ी फैमिली से हैं। वो लड़की एक्साइटमेंट में अपने दोस्तों से बातें कर रही थी कि तभी क्लास के अंदर एक काफी हैंडसम आदमी आया और अंदर आते ही उसने सामने बोर्ड के पास टेबल पर अपने हाथों में पकड़ी कुछ किताबों को रखते हुए तेज आवाज में उन सब से कहा, हेलो क्लास, मैं तुम्हारा नया प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर राठौर। माया अपनी क्लास में बैठी एक लड़की की बातें सुन रही थी। वो वहां आने वाले नए प्रोफेसर की बात कर रही थी कि तभी उस क्लास में नए प्रोफेसर की एंट्री हुई, जो दिखने में काफी लंबा चौड़ा और बहुत हैंडसम था। उसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहनी थी, आंखों पर चश्मा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और हल्की मूंछ थी। रेशमी काले बाल जो चलते वक्त उड़ते हुए उसके माथे पर आ रहे थे। उसने सामने ब्लैक बोर्ड के पास जाकर टेबल पर अपनी बुक रखते हुए पूरी क्लास को देखकर कहा, हेलो क्लास, आई एम योर न्यू प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर राठौड़। क्लास में जैसे ही सबने प्रोफेसर की आवाज सुनी, सब बिल्कुल चुप होकर प्रोफेसर को देखने लगे। वहीं लड़कियां नए प्रोफेसर को इतना हैंडसम देखकर आहें भरने लगी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि नया प्रोफेसर इतना यंग होगा। पर माया, जिसकी नजरें सामने बेंच पर रखी उसकी किताब पर थी, उसके कान में जैसे ही प्रोफेसर का नाम राजवीर राठौड़ पड़ा, वो एकदम हैरान होकर प्रोफेसर को देखने लगी। वहीं सामने प्रोफेसर ने सभी को अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी। सभी बहुत ध्यान से प्रोफेसर की बातें सुन रहे थे, लेकिन माया उस प्रोफेसर को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कद काठी में उस इंसान के जैसे दिख रहा था जिसने सेहरा बांधकर माया से शादी की थी। साथ ही उसका नाम भी उस आदमी के जैसा ही था। पर क्योंकि माया ने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसकी आवाज नहीं सुनी थी, तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसके मन में किसी एक कोने से आवाज आ रही थी कि उसके सामने जो प्रोफेसर खड़ा था, कहीं ना कहीं वो उससे मिल चुकी थी, वो उसे जानती थी। ओके क्लास, देन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलेंगे और आई होप कि आप सभी अपने नोट्स को रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि मुझे अनअटेंटिव स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रोफेसर राजवीर ने सभी स्टूडेंट्स को देखकर मुस्कुराते हुए कहा और अपनी किताबों को लेकर क्लास से बाहर निकल गया, जिसे देखकर सारी लड़कियां आहें भर रही थी। तो लड़के सिद्धार्थ के बाद एक और हैंडसम प्रोफेसर को अपनी कंपटीशन में देखकर थोड़े चिढ़े हुए थे। तभी माया अपनी बुक्स और सब कुछ अपनी बेंच पर ही छोड़कर प्रोफेसर के पीछे भागती हुई आई और प्रोफेसर कॉरिडोर में स्टूडेंट से हाय हेलो करते हुए जा रहे थे। माया भागते हुए प्रोफेसर के पीछे पार्किंग लॉट तक आई। प्रोफेसर, प्लीज रुकिए। माया के पुकारते ही प्रोफेसर राजवीर एकदम से रुके और पीछे मुड़कर माया को देखने लगे। यस, तुम्हें कुछ डाउट है? प्रोफेसर के पूछते ही माया ने उसके सामने खड़े होते हुए
उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, बहुत सारे डाउट हैं, इसलिए उन्हें सुलझाने में यहां आई हूं। माया की बात सुनकर प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा, ओके, बताओ क्या डाउट है? क्या तुम ही वो हो जिसने मुझसे उस रात जबरदस्ती शादी की थी? माया ने एकदम से ही प्रोफेसर को घूरते हुए पूछ लिया, जिसकी बात सुनकर प्रोफेसर अब अजीब तरह से माया को देखने लगा। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? प्रोफेसर को ऐसे अनजान बनते देखकर माया ने फिर से दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए पूछा, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम वही हो जिसने सहरे के पीछे छुपकर मुझसे जबरदस्ती शादी की। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब अनजान बन रहे हो। माया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जितनी बार अपने साथ हुए उस जबरदस्ती की शादी को याद करती, उसे उतनी ही तकलीफ होती। वही प्रोफेसर ने माया की बात सुनकर अब गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, लुक, देखने में अच्छी स्टूडेंट लग रही हो, पर ये जो तुम्हारी हरकत है और ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे एटीट्यूड और ऐसे बिहेवियर के साथ तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकती। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें एक प्रोफेसर से कैसे बात करनी चाहिए। रियली? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है? तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम ये सब तमाशा करोगे, झूठ बोलोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? सच सच बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? माया गुस्से में प्रोफेसर राजवीर को देखकर उससे अपने सवाल के जवाब मांग रही थी। वही प्रोफेसर राजवीर भी माया को अजीब तरह से घूर रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या बोले जा रही हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता। दोबारा मेरे पीछे आकर ये सारी बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें इस कॉलेज से सस्पेंड करवा दूंगा, समझी? प्रोफेसर राजवीर इतना कहकर पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी गाड़ी ब्लैक कलर की BMW में बैठकर वहां से निकलने लगा। ये देखकर माया उसके पीछे दौड़कर रोकने के लिए गई। रुको! कहां जा रही हो? तुम मेरी बातों का जवाब देकर जाओ। तुम यहां से ऐसे नहीं जा सकते। माया ने प्रोफेसर राजवीर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर राजवीर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से तुरंत निकल गए और माया पार्किंग लॉट में अकेले खड़ी बस प्रोफेसर राजवीर के बारे में सोच रही। और फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो वहां से अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पहुंच गई। वहां एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाला एक बुजुर्ग आदमी था, जिसे देखते ही माया ने उससे पूछा, सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमारे कॉलेज में वो जो नए प्रोफेसर डॉक्टर राजवीर राठौड़ आए हैं, वो कौन है और अचानक यहाँ पर क्यों आए हैं? माया के इस सवाल को सुनकर वो आदमी उसे अजीब तरह से घूरने लगा, क्योंकि एक कॉलेज स्टूडेंट का किसी प्रोफेसर के बारे में इस तरह से सवाल करना अपने आप में एक हैरानी की बात थी। उस बुजुर्ग आदमी ने माया को घूरते हुए उससे पूछा, क्यों? तुम्हें क्या करना है? क्या प्रोफेसर अच्छा पढ़ाते नहीं है? उस आदमी की बात सुनकर माया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि वो यहाँ अचानक क्यों आए हैं। माया की इस बात को सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने थोड़ा सोचकर उसे बताते हुए जवाब दिया, उनका नाम डॉक्टर राजवीर राठौड़ है। वो हमारे देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, पर उन्हें पढ़ाने का भी शौक है। इसलिए वो साल में कुछ वक्त के लिए इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आते हैं। और इस साल भी उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर कॉलेज स्टूडेंट को पढ़ाने का फैसला किया है। पर वो बहुत अमीर फैमिली से हैं। उस आदमी ने माया को डॉक्टर राजवीर के बारे में बताकर उसे वहां से जाने के लिए कहा। पर तभी माया ने हिचकिचाते हुए उस आदमी से पूछा, क्या मुझे उनके घर का एड्रेस मिल सकता है? क्या तुम एक प्रोफेसर के घर का एड्रेस क्यों चाहती हो? वो आदमी माया को अजीब तरह से देखने लगा। तभी माया ने बहाना बनाते हुए जवाब दिया,
एक्चुअली प्रोफेसर का कुछ सामान पार्किंग लॉट में गिर गया था, तो उन्हें वापस लौटाना है। वो काफी इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो परेशान हो जाएंगे, तो मैं सोच रही थी कि उनके घर जाकर उन्हें वो सामान वापस लौटा दूं। माया की इस बात को सुनकर उस आदमी ने तुरंत ही उसे घूरते हुए जवाब दिया, उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो सामान जरूरी होगा तो वो वापस आ जाएंगे, तुम उससे मुझे दे दो। वो बुजुर्ग आदमी ने इतना कहकर अपना हाथ माया के सामने बढ़ा दिया, पर असल में माया के पास कुछ भी नहीं था। वो तो चुप खड़ी उस आदमी को देख रही थी और कुछ सोचकर उसने तुरंत ही अपने कदमों को पीछे खींचते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, मैं कल उन्हें क्लास में दे दूंगी। माया इतना कहकर वहां से बाहर आई और अब इंतजार करने लगी कब वो आदमी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर जाएगा और उसे मौका मिलेगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मौजूद फाइल्स में से डॉक्टर राजवीर राठौड़ का एड्रेस निकाल सके। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद वो बुजुर्ग आदमी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर निकलकर वॉशरूम चला गया, जिसे देखते ही माया दौड़कर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर आई और टेबल पर रखी कुछ फाइल्स में कॉलेज में पढ़ाने वाली सभी प्रोफेसर की डिटेल्स वाली फाइल को चेक करने लगी। कुछ देर तक उन फाइल्स में चेक करने के बाद भी माया को कुछ नहीं मिला। ये देखकर वो काफी परेशान थी और कमरे के बाहर से अब उस आदमी के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनते ही वो समझ गई कि वो आदमी वापस आ रहा था। जिसे देखकर माया परेशान होकर टेबल पर दूसरी चीजों को देखने लगी। ओ गॉड, ओ गॉड, अब मैं क्या करूंगी? ये तो वापस आ रहे हैं और अब उस प्रोफेसर के घर का एड्रेस भी नहीं मिला। माया काफी परेशान थी कि तभी टेबल पर रखी एक फाइल अचानक ही नीचे गिर गई, जिसे देखकर माया उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, पर तभी उसने देखा कि उस फाइल में डॉक्टर राजवीर राठौड़ का प्रोफाइल था। जिसे देखते ही माया ने अपना फोन निकाला और उस प्रोफाइल पर लिखे एड्रेस की तस्वीर लेकर उस फाइल को वापस बंद कर दिया। इधर वो आदमी जैसे ही केबिन के पास आया और उसने केबिन का दरवाजा खोला, वो अंदर के नजारे को देखकर हैरान हो गया। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा था ना कि चली जाओ, फिर यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ? उस आदमी की बातें सुनते ही माया जो जमीन पर बैठी थी, उसने सीधे खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहा, सॉरी अंकल, मेरा वो कॉलेज का आईडी कार्ड यहाँ पर गिर गया था, तो मैं उसे ही लेने आई थी। माया ने इतना कहकर अपने कॉलेज आईडी कार्ड को उस बूढ़े आदमी के सामने कर दिया, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी उसे अजीब तरह से घूर रहा था। लेकिन माया वो बिना वक्त गवाए सरपट वहां से निकल गई। वो जैसे ही केबिन के बाहर आई, उसने राहत की सांस लेते हुए खुद से कहा, माया, आज तो तू बच गई, पर अगर गलती से पकड़ी जाती तो सस्पेंड होना पक्का था। खैर चल, अब इस प्रोफेसर की सच्चाई का पता करते हैं। माया वहां से तुरंत ही अपनी क्लास में गई और वहां से अपना सारा सामान लेकर राजवीर राठौड़ के एड्रेस के लिए निकल गई। उसने कॉलेज के बाहर निकलते ही एक ऑटो लिया और अपने नए सफर के लिए निकल पड़ी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसका मन कह रहा था कि आज उसे सच्चाई का पता चल जाएगा, पर फिर दूसरे ही पल वो ये सोच रही थी कि अगर राजवीर राठौड़ वही इंसान हुआ जिसने उससे शादी की थी, तो वो क्या करेगी? क्या वो उससे झगड़ा करेगी या उससे सवाल करेगी? राजवीर राठौड़ उसे क्या जवाब देगा? माया के मन में अनगिनत सवाल थे, जिसका जवाब उसे कैसे मिलने वाला था और कौन देने वाला था, उसे अभी इसकी कोई खबर नहीं थी। अपने मन में एक उम्मीद लिए माया कुछ ही देर में राजवीर राठौड़ के प्रोफाइल पर लिखे एड्रेस पर पहुंच गई। थैंक यू भैया। माया ऑटो वाले को पैसे देकर जैसे ही ऑटो से बाहर निकली, उसकी आंखों के सामने के मंजर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बहुत बड़े घर के सामने खड़ी थी। उसे घर कहना उस पूरे बिल्डिंग की बेइज्जती थी। उसे हवेली या फिर महल ही कहा जा सकता था।
सफेद रंग का वो पूरा महल जैसा घर, दरवाजे और खिड़कियां शीशे से चमकते, दीवारों पर अलग अलग तरह की कारीगरी, अंदर पिलर्स पर कई तरह के डिजाइन। ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती पर स्वर्ग हो। पर अभी उस स्वर्ग और माया के बीच एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था, जिसे देखकर माया सोच में पड़ गई कि उसे अंदर जाना चाहिए था या नहीं। क्या प्रोफेसर राजवीर राठौड़ यहाँ रहता है? माया, तू कहीं कुछ गलत तो नहीं समझ रही? सिर्फ नाम मिलने की वजह से तूने किसी गलत इंसान पर झूठे इल्जाम तो नहीं लगाती है? माया को अब खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। राजवीर राठौड़ जैसा इतना अमीर आदमी माया जैसी गरीब परिवार की लड़की से जबरदस्ती शादी क्यों करेगा? प्रोफेसर राजवीर राठौड़ को तो कई बड़े परिवारों की लड़कियां यूं ही मिल सकती थी। उसकी दौलत देखकर हजारों लड़कियां उसके इर्द गिर्द घूमती होंगी, तो उनमें वो माया को क्यों चुनेगा? ए लड़की, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? माया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसके सामने उस बड़े से दरवाजे की एक छोटे से पार्टीशन से एक चौकीदार निकलकर बाहर आया और माया को काफी देर से वहां घर के बाहर ऐसे खड़े होकर उसे घूरते देखकर उस पर चिल्लाने लगा। चल भाग जा यहाँ से। यहाँ पर भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ पर कोई खड़ा हो। चल निकल। माया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो अब वो उल्टे पैर वहां से लौट गई। पर अब उसकी तलाश और उससे जिसने शादी की थी वो इंसान पहेली बनकर रह गया था। उसे एक पल के लिए लगा था कि शायद उसने उस इंसान को ढूंढ लिया था, पर अब फिर से वो वहीं पहुंच गई थी।